हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे इस चैनल JR कॉलेज में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर एक न्यू बैच शुरू कर दिया हमारे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, और मैं आप लोग को 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। हमने ऑलरेडी हमारे जो 2 लेसन है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे। अगर किसी ने भी नहीं देखा होगा तो जरूर से जाके देख लेना। ठीक है, हमने स्टार्ट किया हुआ था हमारा लेसन नंबर 3 जिसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और इसके भी ऑलरेडी हम लोग ने 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे तो वो भी एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, आज मैं लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम लोग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सी चीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लिंकेज, और लिंकेज से ही रिलेटेड है एक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लिंकेज पता कैसे चला था? बिकॉज ऑफ अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया था TH मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट को भी डिटेल में पढ़ेंगे आज और पता करेंगे कि आखिरकार लिंकेज होता क्या है और काम कैसे करता है। साथ ही साथ उस एक और चीज हम लोग को पढ़ने वाला है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर क्या चीज होती है उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है उसे जरूर से डाउनलोड कर लेना जाके प्ले स्टोर के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आप लोग को बहुत सारे नोट्स मिल रहे होंगे। सही है, लेक्चर नंबर 1 का ऑलरेडी आ चुका है तो जरूर से जाके डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो आप डायरेक्टली आके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को डिस्कस करना है आखिरकार लिंकेज होता क्या है। देखो, लिंकेज मैंने आप लोग को थोड़ा थोड़ा हिंट दिया था लेक्चर नंबर 3 में जब मैंने आप लोग को थर्ड लॉ ऑफ मेंडल का पढ़ाया था। ठीक है, मेंडल का जो थर्ड लॉ था दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें मैंने आप लोगों को एक एक्सेप्शन दिया था व्हाट इज मीन बाय लिंकेज। ठीक है, व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? मेंडल ने क्या कहा था कि जितने भी जीन्स हैं, ठीक है, जितने भी अलील्स हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। जब मैं आप लोग को एग्जांपल देके समझाता हूं, फॉर एग्जांपल एक जीन है, फॉर एग्जांपल दिस इज क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 2। ठीक है, और ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, एक दूसरे के साथ साथ प्रेजेंट है। जो डीएनए इसके पास प्रेजेंट होगा, इसके स्ट्रक्चर पे जो डीएनए प्रेजेंट होगा वही डीएनए इसके स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होगा। सही है, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों क्या है, सेम क्रोमोसोम है। सही है, उसके बाद ध्यान से सुनो, यहां पे फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे अगर कोई जीन प्रेजेंट है, जो कोई भी समझ लो फॉर एग्जांपल मेरे हाइट का जीन है, ठीक है, और ये मुझे टॉल कर रहा है, तो सेम टू सेम इस पोजीशन पे भी यहां पे सेम जीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो मेरे हाइट का ही जीन प्रेजेंट होगा। सही है, इसी को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहते थे और इन जीन को हम लोग अलील्स कह रहे थे। सही है, दिस जीन आर अलील्स। तो फॉर एग्जांपल ये मुझे छोटा कर रहा है, तो 2 टाइप के अलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एक सेम जीन पे 2 अलग अलग टाइप्स के अलील प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर हमेशा सेम रहेगा। सही है, कैरेक्टर्स के अलग अलग टाइप्स प्रेजेंट हो सकते हैं बट कैरेक्टर हमेशा सेम रहेगा। सही है, तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि अगर 2 अलग अलग कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, हमेशा इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। कोई भी कैरेक्टर कहीं पे भी जा सकता है, यहां पे ये इंडिपेंडेंसी मिलती है अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ। ठीक है, लेकिन लिंकेज क्या कहता है, देखो ध्यान से सुनो, लिंकेज क्या बोलता है कि अगर 2 जीन, फॉर एग्जांपल यहां पे भी एक जीन है और यहां पे भी जीन है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे भी कोई जीन होगा, यहां पे भी कोई जीन होगा। आप देखो, हम लोग को पता है कि जो क्रोमोसोम होता है उस क्रोमोसोम में अराउंड 35,000 ऑफ जीन होते हैं। 1-2 जीन तो प्रेजेंट नहीं होता ना, हमारे बॉडी में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं तो हर कैरेक्टर का कोई ना कोई वहां पे जीन प्रेजेंट होगा ही होगा। सही है, तो इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं तो उनके बड़े सारे टाइप के जीन्स भी प्रेजेंट होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कोई इस जीन के पास प्रेजेंट है, सही है, ये जो हाइट वाला जीन है उसके पास कोई जीन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं नाम A देता हूं और इसको भी नाम A दे देता हूं फॉर एन एग्जाम्पल, और इसका जो नीचे वाला जीन है इसको मैं नाम B दे देता हूं और इसको नाम मैं स्मॉल b दे देता हूं। चल, ये मैंने क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया। अब अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ये वाला जो कैरेक्टर है ये इसके साथ भी असॉर्ट हो सकता है, ये वाला जो कैरेक्टर है ये इसके साथ भी असॉर्ट हो सकता है। सिंपल सी बात है, सेम टू सेम ये जो कैपिटल T है ये इस A के साथ भी असॉर्ट हो सकता है और इस B के साथ भी असॉर्ट हो सकता है। साथ ही साथ ये वाला इसके साथ भी असॉर्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ। लेकिन लिंकेज क्या कहता है, लिंकेज कहता है कि अगर 2 जीन पास पास में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, अगर 2 जीन पास पास में प्रेजेंट होंगे तो इसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो दोनों जीन, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा ना, तो वो जो दोनों जीन एक साथ उठकर जाएंगे गैमेट के अंदर। समझ में आ रही बात, दोनों जीन एक साथ उठकर गैमेट के अंदर जाएंगे, वहां पे इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट वाला कंसेप्ट नहीं लगता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकेज। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकेज। और जो 2 जीन है जो एक साथ जा रहे हैं किसी भी गैमेट के अंदर, उन दोनों जीन्स को हम लोग कहते हैं लिंक्ड जीन। ठीक है, उन दोनों जीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है, इसको बिठा दे एक बार। यहां पे देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 क्रोमोसोम एंड दिस इज अनदर क्रोमोसोम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहां पे एक जीन है A और यहां पे एक जीन है स्मॉल a फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहां पे एक जीन है B,
यहां पे एक जीन है स्मॉल बी, सही है, और थोड़ा सा दूर में यहां पे एक जीन है सी और यहां पे होगा स्मॉल सी, फॉर एग्जांपल ऐसा हो रहा है, सही है। तो अकॉर्डिंग टू लिंकेज, ठीक है, लिंकेज में क्या कहा गया था कि जो जीन जितना पास प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो जीन जितना पास प्रेजेंट होगा उनके इंडिपेंडेंट असॉर्ट होने की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, वो उतना ज्यादा कम होगी, मतलब वो उतने ज्यादा अलग अलग नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही बात? तो ये दोनों जीन जो एक साथ पास पास में प्रेजेंट है, ठीक है, ये ज्यादातर क्या करेंगे, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो ये दोनों अकेले उठ के जाएंगे उस गैमेट के अंदर, सही है। जब गैमेट बनाना होगा तो ये ए और बी एक साथ उठ के जाएंगे, ना कि ये ए इस स्मॉल बी के साथ गैमेट बनाएगा, ना कि ये ए इस, या फिर ये वाला स्मॉल ए इस कैपिटल बी के साथ गैमेट बनाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये कहता है लिंकेज। अब इस लिंकेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, सही है। अब क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, देखो, जिसने भी मियोसिस पढ़ी है, जिस बच्चे ने भी मियोसिस पढ़ी है उसको ये वर्ड पता होगा, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय क्रॉसिंग ओवर? होता क्या है कि जब भी क्रोमोसोम कुछ इस स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है, इसका मतलब है सिस्टर क्रोमैटिड, यहां पे इस स्ट्रक्चर को हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। तो जब भी मियोसिस हो रही होती है तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस शेप का आ जाता है, सही है। दिस इज द सिस्टर क्रोमैटिड, यहां पे क्रोमोसोम के नंबर डबल हो जाते हैं। अब होता क्या है मियोसिस के टाइम पे कि ये जो दोनों के आर्म्स है ना क्रोमोसोम के, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है। ये वाला आर्म है और ये वाला जो आर्म है ये एक दूसरे को क्या करेगा बच्चों, क्रॉस करेगा, जिसकी वजह से कुछ गैमेट्स इसके यहां चले जाते हैं और कुछ गैमेट्स इसके इस तरफ आ जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो यहां पे रैंडमनेस होता है, ध्यान से सुनो, यहां पे गैमेट का जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या होगा, रैंडमनेस, मतलब कोई भी गैमेट यहां से उठ के यहां जा सकता है और यहां का गैमेट यहां से उठ के यहां आ सकता है, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर, कि कोई भी जो दो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, सही है। और कुछ इसके गैमेट्स, कुछ इसके जीन्स यहां से उठ के इस साइड आ गए और कुछ इसके जीन्स यहां से उठ के उस साइड चले गए, ठीक है। तो ये चीज कैंसल आउट करता है इस लिंकेज को। फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों के बीच में लिंकेज हुई, फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच में लिंकेज हुई, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो स्मॉल सी है ये इधर आ जाए, सही है, और ये जो कैपिटल सी है ये इधर आ जाए, सही है। तो यहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लग गई। लेकिन जो पास पास में प्रेजेंट है उनमें क्रॉसिंग ओवर होने की चांसेस बहुत ही कम होती है, ठीक है, बहुत ही कम होती है। ये प्रूव किया था टी.एच. मॉर्गन ने, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट में। आओ उनका एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं जिससे हम लोग को लिंकेज के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। आ जाओ पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है टी.एच. मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। अब देखो, हम लोग ने मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम लोग पाइसम सैटिवम कहते हैं, सही है। और अगर मैं टी.एच. मॉर्गन की बात करूं, ठीक है, तो इसने फ्रूट फ्लाई के ऊपर एग्जांपल ये किया था, हमारे घर में जो मक्खियां नहीं उड़ती, ठीक है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उसे हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर कहते हैं, ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ये नाम जरा ध्यान में रखना, कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये नाम थोड़ा ध्यान में रखना। अब हम लोग ने वहां पे पढ़ा था कि भाई मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया। उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स थे ना, जैसे उसके पास कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे भैया, वो हर सीजन में उग जाता था, सही है, उसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ सीड्स मिलते थे। ये हम लोग ने पढ़ा था मेंडल वाले में, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। अभी हम लोग को देखना है कि क्यों भैया मेंडल ने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर यानी जो फ्रूट फ्लाई है उसी को क्यों चूज किया, ठीक है। उसके भी कुछ रीजंस हैं यहां पे। सबसे पहला क्या है कि ये भी बच्चों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर शो करता है। अब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का जिन बच्चों को नहीं मतलब पता उनको बता दूं कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स को कहा जाता है जिसके सिर्फ 2 ही ट्रेट्स अवेलेबल हो, ठीक है, जिसके सिर्फ 2 ही फॉर्म्स अवेलेबल हो। समझ में आ रही बात? जैसे पी की प्लांट की अगर मैं बात करूं, पी प्लांट की बात करूं, तो उसके हाइट की अगर मैं बात करूं तो हाइट में सिर्फ 2 ही प्रकार के प्रेजेंट थे, या तो उसकी हाइट बड़ी हो सकती है या तो उसकी हाइट छोटी हो सकती है, सही है। उसके बीच का कोई हाइट आपको मिलेगा क्या? पी प्लांट में नहीं मिलेगा। वहीं अगर मैं उसके फ्लावर की बात करूं तो या तो उसका फ्लावर वॉयलेट हो सकता है या तो उसका फ्लावर व्हाइट हो सकता है, सही है। तो उसके बीच का कोई आपको हरा नीला पीला ऐसा कोई कलर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो सिर्फ 2 ही कैरेक्टर, ठीक है, ऐसे कोई भी कैरेक्टर जिसके सिर्फ 2 ही ट्रेट प्रेजेंट हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। ऐसे कैरेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या फिर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। यहां पे बात करें तो 3 कैरेक्टर्स की बात की गई है। टी.एच. मॉर्गन ने टोटल 3 कैरेक्टर्स की बात की है। सबसे पहला उसने बात किया आई कलर का, सही है। अब आई कलर की बात करूं तो इसमें भी 2 चीजें, ठीक है, या तो रेड आई कलर या तो व्हाइट आई कलर। कुछ फ्रूट फ्लाई का जो आई का कलर था वो रेड था और कुछ का क्या था? व्हाइट था, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि जो रेड आई का कलर है, ठीक है, दिस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो व्हाइट आई का कलर है इट इज द
रिसेसिव कैरेक्टर। सही है, जो भी डोमिनेंट कलर है इट इज द रेड कलर, इट इज द डोमिनेंट, एंड जो व्हाइट कलर है वो क्या है, रिसेसिव। तो इसमें हम लोग को देखो इतना ध्यान रखना है कि जो भी ज्यादा डार्कन चीजें हैं, ठीक है, जो भी ज्यादा कलरफुल चीजें हैं वो डोमिनेंट है, और जो भी थोड़ी सी है ना, हम लोग बोल सकते हैं थोड़ी सी हल्की हल्की चीजें, वो क्या है, डोमिनेंट है। तो अगर मैं आई की कलर की बात करूं तो रेड अपना क्या हो गया, डोमिनेंट, व्हाइट अपना क्या हो गया, रिसेसिव। अगर मैं बॉडी कलर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बॉडी कलर की बात करूं तो यहां पे दो प्रकार के बॉडी कलर है, एक ब्राउन और एक येलो। सही है, तो इसमें जो येलो है इट इज द रिसेसिव कैरेक्टर, और अगर मैं ब्राउन की बात करूं तो ब्राउन इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, ब्राउन क्या है हमारा, डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्लियर है। और लास्ट है हमारा विंग। ठीक है, अगर आप विंग को देखोगे तो दो प्रकार के विंग होते हैं मेलानोगास्टर के पास, एक है मिनिएचर और एक है लार्ज। ठीक है, लार्ज, तो जो भी लार्ज विंग होगा इट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। सही है, और जो मिनिएचर मतलब स्मॉल, छोटे छोटे विंग्स, ठीक है, दीज आर द रिसेसिव कैरेक्टर। सही है, तो ये हम लोग को तीन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए जब आप टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे। ठीक है, तो टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट पढ़ने के लिए तीन कैरेक्टर कौन कौन से, हमारा आई का कलर, हमारे बॉडी का कलर, ठीक है, हमारे नहीं फ्रूट फ्लाई के बॉडी का कलर, और उसके विंग का साइज, या तो उसके विंग का साइज छोटा हो सकता है या तो उसके विंग का साइज बड़ा हो सकता है। क्लियर है, तो ये कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ड्रोसोफिला शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रीजन क्या था, तो नेक्स्ट रीजन था उसकी लाइफ साइकिल। उसकी लाइफ साइकिल बड़ी ही छोटी होती है, कितनी, सिर्फ 2 वीक की। ठीक है, सिर्फ 2 हफ्ते की लाइफ साइकिल होती है, मतलब 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो वापस रिप्रोडक्शन करता है। तो आपको रिजल्ट के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। मॉर्गन को ऐसा नहीं कि 4-4, 5-5 सालों वेट ही करता रह गया, भाई ये ड्रोसोफिला रिप्रोड्यूस ही नहीं हो रही है। सही है, तो ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ये भी बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट था। उसके बाद तीसरा रीजन क्या है, वी कैन ग्रो इजिली इन लैब। ठीक है, हम लोग इन जितने भी फ्रूट फ्लाइज थे उनको इजिली लैब के अंदर ग्रो कर सकते हैं। एक कंडीशन बना दो, ठीक है, अच्छा से उनको खाना पीना दो, इजिली वहां पे ग्रो हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या था, मेल एंड फीमेल आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि आप मेल और मतलब जो फ्रूट फ्लाई है उनको देख के पता लगा सकते हो कि भैया कौन सी मेल है और कौन सी फीमेल है। होता क्या पता है, जो फीमेल जो फ्रूट फ्लाई होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी ऐसे कंडीशन बनाई हुई है तो ऐसा तो नहीं हो सकता उसमें सिर्फ मेल डाल दो, फीमेल डालो ही ना। सही है, तो आगे चल के उसमें रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं ना। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो हम लोग को इजीली पता चल जाता है, ठीक है, साइंटिस्टों को इजीली पता चल जाता है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल। ठीक है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इनकी मॉर्फोलॉजी ही अलग है। और जो फीमेल होती है उनका साइज बड़ा होता है और मेल होते हैं उनका साइज क्या होता है, फीमेल एज कंपेयर टू फीमेल थोड़ा छोटा देखने के लिए मिलता है। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे, ये कुछ वजहें थी जिससे हम लोग को पता चल पाया कि क्यों इन्होंने, ठीक है, अपना फ्रूट फ्लाई को यूज किया था। अब कुछ सिंबल्स का हम लोग को पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, कुछ सिंबल्स जान लो कि कौन कौन से सिंबल्स हम लोग को यूज करने हैं मिलानो अपना इसका टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट करते हुए। ठीक है, टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन कौन से सिंबल्स हम लोग को ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहली बात, मॉर्गन ने बोला कि हम डोमिनेंट वर्ड को रिप्लेस करेंगे वाइल्ड टाइप से। इससे वाइल्ड टाइप से, तो हम लोग डोमिनेंट की जगह अब नया वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज वाइल्ड टाइप। और वाइल्ड टाइप का मतलब भी सेम होता है डोमिनेंट कैरेक्टर। सही है, तो इन्होंने बोला कि भैया डोमिनेंट की जगह हम लोग वर्ड यूज करेंगे वाइल्ड टाइप। फिर उन्होंने क्या बोला कि जो वाइल्ड टाइप कैरेक्टर है, यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसका लेटर हम लोग यूज नहीं करने वाले। देखो मेंडल ने क्या किया था, ध्यान से सुनो। मेंडल ने जो डोमिनेंट कैरेक्टर था उसका लेटर यूज किया था कैपिटल वाला। सही है, उसका कैपिटल वाला लेटर यूज किया था, और जो रिसेसिव कैरेक्टर था उसको उसी कैपिटल वाले लेटर का स्मॉल वर्ड दिया था। सही है, जैसे अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट में 2 थे, एक टॉल और एक ड्वार्फ। तो मेंडल ने क्या किया था, सही है, टॉल वालों को कैपिटल टी से बुलाया था और ड्वार्फ वालों को स्मॉल टी से बुलाया था। सही है, ऐसा उन्होंने कहा था। टीएच मॉर्गन ने बोला हम लोग ऐसा नहीं करेंगे भाई, हम लोग क्या करेंगे, रिसेसिव कैरेक्टर को थोड़ी इज्जत देंगे। तो अगर मैं बॉडी कलर की बात करूं, कितने प्रकार के 2 है, एक आपका ब्राउन और एक आपका येलो। ठीक है, तो इसमें कौन सा भैया रिसेसिव कैरेक्टर है, येलो इज अ रिसेसिव कैरेक्टर, ब्राउन क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो इसने बोला कि यार हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर को इज्जत देने वाले हैं, तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कौन सा लेटर यूज करेंगे, रिसेसिव कैरेक्टर वाला लेटर यूज करेंगे। मतलब अगर मुझे बॉडी का कलर दिखाना है तो रिसेसिव को Y से दिखाएंगे। सही है, और जो डोमिनेंट होगा उसको Y प्लस से दिखाएंगे। ठीक है, ये प्लस जो वर्ड, ये जो प्लस सिंबल है ये इंडिकेट करता है वाइल्ड टाइप को, यानी डोमिनेंट
सही है। तो अगर कहीं भी प्लस लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। लेकिन जो लेटर यूज करना है वो किसका यूज करना है, रिसेसिव वाले का। सही है, समझ में आ रही बात। हम लोग को लेटर किसका यूज करना है, रिसेसिव वाले कैरेक्टर का। लेकिन अगर डोमिनेंट की बात करेंगे तो उसी लेटर में सिर्फ अपने को क्या ऐड करना है, प्लस का सिंबल ऐड करना है। सही है, तो वो क्या दिखा देगा, वाइल्ड टाइप या फिर डोमिनेंट दिखा। सही है। उसके बाद अगर मैं आई कलर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं आई कलर की बात करूं तो आई कलर दो थे, एक आपका रेड और एक आपका व्हाइट। सही है, एक आपका रेड और एक आपका क्या हो गया, व्हाइट हो गया। तो इसको हम लोग कैसे शो करेंगे, रिसेसिव का W यूज करेंगे। ठीक है, रिसेसिव में हम लोग W यूज करेंगे और रेड क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे W प्लस। सही है। अगर मैं विंग की बात करूं, विंग की बात करूं तो दो विंग थे, एक हमारा लार्ज और एक मिनिएचर। सही है, एक लार्ज विंग था और एक मिनिएचर विंग था। इसमें डोमिनेंट कौन सा है, लार्ज वाला, और रिसेसिव कौन सा है, मिनिएचर वाला। सही है, तो हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं, मिनिएचर का सिंबल यूज करेंगे, दैट इज M। और अगर हम लोग लार्ज की बात करें, मतलब डोमिनेंट की बात करें, तो डोमिनेंट में हम लोग इस पे प्लस का साइन ऐड कर देंगे जहां से ये वाइल्ड टाइप शो करेगा। सही है, इतनी बातें क्लियर है कोई। उसके साथ मेंडल ने क्या, मेंडल बोल रहा हूं, उसके साथ हमारे मॉर्गन भाई साहब ने क्या बोला कि जितने भी कैरेक्टर हैं, ये जितने भी कैरेक्टर है ये सारे के सारे एक्स क्रोमोसोम पे लाई करते हैं। मतलब अगर वाई क्रोमोसोम की बात करूं तो वाई क्रोमोसोम पे इनमें से कोई भी कैरेक्टर लाई नहीं करेगा। सही है, इसमें से कोई भी कैरेक्टर लाई नहीं करेगा। सही है। फिर उन्होंने क्या बोला कि हम लोग शो कैसे करेंगे, एक्स क्रोमोसोम को एक ऐसी सीधी सी लाइन से शो करेंगे। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसको हम लोग, अगर उसके पास एक्स क्रोमोसोम है, जैसे मेल हो गया तो मेल के पास क्या होता है, एक्स एंड वाई। ठीक है, फीमेल के पास क्या होता है, एक्स और एक्स। सही है, तो अगर मुझे फीमेल को शो करना है कि ये फीमेल है तो मैं उसे दो ऐसी लंबी सी लाइन से शो करूंगा। सही है, ये जो लंबी सी लाइन है ये एक्स क्रोमोसोम शो करती है। वही अगर मुझे वाई क्रोमोसोम शो करना होगा, यानी मेल अगर शो करना होगा, तो मैं एक ऐसी लंबी सी लाइन ड्रॉ करूंगा और साथ ही साथ यहां पे एरोड लाइन यूज करूंगा, एरो वाली लाइन, हुक एरो वाली लाइन यूज करूंगा। सही है, ये हुक एरो वाली लाइन क्या दिखाती है, वाई क्रोमोसोम। सही है, ये हुक एरो वाली लाइन क्या दिखा रही है, वाई क्रोमोसोम। क्लियर है। सो आई होप आप लोग को सिंबल समझ गए, कौन कौन से सिंबल्स को हम लोग यूज करना है मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में। सिंबल ध्यान से देख लो। सही है, समझ में आ गया ना सिंबल। अगर एक्स क्रोमोसोम की बात करूं तो उसको ऐसे बड़े से लाइन से दिखाएंगे हम लोग। सही है, एक बड़ी सी लाइन से दिखाएंगे। और अगर वाई क्रोमोसोम की बात करें तो वाई को हम लोग ऐसे हुक लाइन से दिखाएंगे, हुक एरो वाले लाइन से दिखाएंगे। क्लियर है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आ जाओ हम लोग चालू करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, यहीं पे चालू कर लेते हैं। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। अब इन्होंने बोला कि हमें करना है बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि दो कैरेक्टर को हम एक साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, दो कैरेक्टर लो और उसको एक साथ क्रॉस करो। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब होता है दो। ठीक है, क्या हो रहा है, दो दो हम लोग कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। जब उन दो कैरेक्टर को हम लोग क्रॉस करेंगे तो जो F1 जनरेशन आती है बच्चों, वो हाइब्रिड जनरेशन होती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा है दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। सही है, दो जनरेशन को क्रॉस करने के बाद हमको हाइब्रिड जनरेशन मिल रही है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि सबसे पहले हम लोग डोमिनेंट मेल लेंगे। सबसे पहले हम लोग डोमिनेंट मेल लेंगे, ठीक है, एंड रिसेसिव फीमेल लेंगे। समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम लोग डोमिनेंट मेल लेंगे और रिसेसिव फीमेल लेंगे। अब कौन से दो कैरेक्टर को हम लोग स्टडी करना है, ठीक है, दो कैरेक्टर कोई भी आप लोग स्टडी कर रहे हो तो पहले हम लोग बॉडी पार्ट को स्टडी करते हैं और बॉडी कलर, सॉरी बॉडी कलर और आई कलर को साथ में स्टडी करते हैं। ठीक है, बॉडी कलर और आई कलर को चलो साथ में स्टडी करते हैं। अब बॉडी कलर कौन कौन से, एक अपना ब्राउन और एक है येलो। सही है, और आई कलर की बात करूं तो एक है आई अपना रेड और एक अपना व्हाइट। सही है, तो अगर अपना मेल डोमिनेंट होगा, ध्यान से सुनो, तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, मेल अगर है तो एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम। सही है, एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम। अगर फीमेल की बात करूं तो दोनों क्या है उसके पास, एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, दोनों क्या है उसके पास, एक्स क्रोमोसोम है। और ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये स्ट्रिक्टली किस पे होंगे, हमेशा एक्स क्रोमोसोम पे ही होंगे। मतलब वाई क्रोमोसोम पे आप भूल के भी कोई भी कैरेक्टर मत दिखा देना गलती से भी, क्योंकि सारे के सारे जो कैरेक्टर है ना वो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से बिलोंग करते हैं। मतलब सारे के सारे कैरेक्टर्स एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई भी नहीं है। सही है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं मेल हमारा क्या है, डोमिनेंट है, तो इसका मतलब मेल के पास क्या होगा,
ब्राउन बॉडी, ठीक है, ब्राउन बॉडी को हम लोग कैसे दिखा रहे हैं, Y प्लस से, ठीक है, और रेड कलर आई होगी, मतलब इसको हम लोग दिखा रहे हैं W प्लस से, सही है। यहीं पे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर ध्यान से देखो, ठीक है, यहीं पे मैंने आप लोगों को बताया, अच्छा मिटा दिया था ना मैंने, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसका जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसमें प्लस लगाना है, और जितने भी रिसेसिव कैरेक्टर हैं उनका सिंबल लेटर यूज करना है, सही है। तो अगर ये डोमिनेंट है मतलब ये क्या है, Y प्लस और W प्लस, सही है। इसका अगर मैं नाम लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ब्राउन बॉडी रेड आई कलर मेल, सही है, ठीक है। ये ऐसा मेल है जिसके बॉडी का कलर क्या है, ब्राउन, और इसकी आंखों का कलर क्या है, रेड, ठीक है। इट इज, इसलिए ये क्या है, एक डोमिनेंट मेल है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वाइल्ड टाइप मेल है। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं फीमेल की, तो फीमेल क्या है, रिसेसिव, मतलब इसके ऊपर दोनों कौन से जीन है, देखो इस पे दोनों पे दिखाएंगे हम लोग दोनों, क्योंकि दोनों इसके पास क्या है, एक्स, सही है। इस पे भी Y है, इस पे भी W है, सॉरी इस पे भी क्या है, W, ठीक है, इस पे भी Y है और इस पे भी क्या है, W है, सही है। इसका मतलब Y मतलब क्या, येलो बॉडीड, और आंखें इसकी कैसी हैं, व्हाइट कलर की, बिकॉज इट इज अ रिसेसिव। तो यहां से लिख सकता हूं मैं, व्हाइट आई येलो बॉडीड फीमेल, सही है, सही है, ठीक है। तो मेंडल ने बोला कि मेंडल बोल रहा हूं, अपना मॉर्गन ने बोला कि सबसे पहले हम लोग ने ये दो कैरेक्टर को लिया है, एक अपना मेल डोमिनेंट और अपनी फीमेल रिसेसिव, और इन दोनों के बीच में हम लोग क्या कराएंगे बच्चों, क्रॉस कराएंगे, ठीक है। और अब हम लोग को देखना है कि किस टाइप के हम लोग को ऑर्गेनिजम्स या फिर किस टाइप के हम लोग को F1 जनरेशन मिलेगा, ठीक है। F1 जनरेशन कैसा कैसा मिल सकता है। अब मैंने आप लोग को पढ़ाया क्रॉस कैसे करते हैं। क्रॉस करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, ये इसके साथ क्रॉस कर सकता है, सही है, और साथ ही साथ ये इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है, सिंपल सी बात है ना। वैसे ही ये इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है, ये इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है, और ये वाला जीन इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है, सही है। तो मतलब टोटल इंडिपेंडेंस है, कोई भी किसी के भी साथ क्रॉस कर सकता है और प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो सकती है। तो अब हम लोग देखेंगे, अगर ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ क्रॉस हुआ, ठीक है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ क्रॉस हुआ, तो क्या बनेगा, देखो दोनों एक्स क्रोमोसोम, सही है। इस वाले पे क्या है, Y प्लस, इस वाले पे यहां पे क्या है, W प्लस, सही है। और ये पहले वाले के साथ क्रॉस हुआ तो ये क्या बन जाएगा, Y और W, सही है। यहां क्या बन गई, दोनों एक्स क्रोमोसोम है, यानी ये क्या बन गई, फीमेल बन गई। लेकिन फीमेल कैसी है, ये डोमिनेंट फीमेल है बच्चों, ठीक है, ये डोमिनेंट फीमेल है। क्यों, क्योंकि इसके एक कैरेक्टर डोमिनेंट है, सही है, तो ये इसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा। रिसेसिव कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर इसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा। मतलब अगर फिजिकली ये जो फीमेल है ये हम लोग को डोमिनेंट दिखेगी, मतलब इसके बॉडी का कलर होगा ब्राउन, इसके आंखों का कलर क्या होगा, रेड, सही है। तो ये फीमेल क्या बन गई, डोमिनेंट बन गई। सेम टू सेम ये वाला कैरेक्टर को अगर मैं इसके साथ क्रॉस करूं तो, ठीक है, इस ऊपर वाले को अगर मैं इसके साथ क्रॉस करूं तो सेम चीज बनेगी, सही है, सेम चीज बनेगी। देखो यहां पे अगर ऊपर वाला क्या था, Y प्लस, ठीक है, और ये क्या है, W प्लस, और अगर वे इस नीचे वाले के साथ क्रॉस कर रहे हैं तो यहां पे भी एक्स क्रोमोसोम और यहां पे भी क्या है, Y और W, ठीक है, Y और W। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर बने हैं, इट इज द डोमिनेंट फीमेल, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। ये तो हो गई फीमेल की कहानी। अब मेल भी बना लेते हैं, आ जाओ। मेल में क्या है, आपका ये जो Y क्रोमोसोम है ये इन दोनों के साथ प्रोजेनी फॉर्म करेगा। तो सबसे पहला एक एक्स क्रोमोसोम, एक Y क्रोमोसोम, सही है। जो Y क्रोमोसोम है उस पे कोई भी कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा, जितने भी कैरेक्टर है वो सारे के सारे एक्स क्रोमोसोम पे हैं, सही है। तो ऊपर वाला क्रोमोसोम क्या हो गया, Y और W। क्यों Y W, क्योंकि हम लोग ने किसका एक्स क्रोमोसोम लिया है, इस फीमेल वालों का, सही है। देखो डोमिनेट क्या था, मेल के पास था, हम लोग ने इसके साथ क्रॉस किया तो ये बन गया। सेम अगर ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो भी सेम टू सेम चीज बनती है। ध्यान से देखो, अगर ये Y क्रोमोसोम इसके साथ क्रॉस करेगा तो भी क्या बनेगा, Y और W, और यहां पे क्या हो जाएगा, Y क्रोमोसोम, सही है। तो यहां पे जो मेल बन गए, मेल क्या बन गए बच्चों, मेल बन गए रिसेसिव, ठीक है, मेल क्या बन गए, मेल बन गए रिसेसिव, सही है। तो यहां पे जो मॉर्गन था उसको क्या देखने मिला कि जब उसने मेल डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट मेल को यानी वाइल्ड टाइप की मेल को जब क्रॉस करवाया रिसेसिव फीमेल के साथ, ठीक है, जब वाइल्ड टाइप मेल को उसने क्रॉस करवाया रिसेसिव फीमेल के साथ, तो प्रोजेनी जो बनी ना, उस प्रोजेनी में जितनी भी फीमेल्स आई वो सारी फीमेल्स क्या थी, डोमिनेंट थी, और जितने भी मेल्स आए वो सारे मेल्स क्या थे, रिसेसिव थे, सही है। दिस जनरेशन इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन, ठीक है। ये जो जनरेशन हमको मिली है, दिस इज द
F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन आ गई। अब नेक्स्ट क्या करना है अपने को, इस F1 जनरेशन को वापस क्रॉस करना है। सीखा है ना हम लोग ने, F2 जनरेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी F1 जनरेशन को वापस क्रॉस करते हैं। तो इसमें से कोई एक मेल लेंगे, एक फीमेल लेंगे और उसको वापस क्या करवाने वाले हम लोग, क्रॉस करवाने वाले। तो आ जाओ, अब F1 जनरेशन को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब हमारी जो F1 जनरेशन है वो पेरेंट बन गई है, सही है। तो F1 जनरेशन में जो मेल था वो क्या था, रिसेसिव, सही है। जो मेल था वो क्या था, रिसेसिव, मतलब इसके पास क्या होगा, Y और W, सही है। मतलब इसकी बॉडी का कलर क्या होगा, इसकी बॉडी का कलर येलो होगा और इसकी आंखों का कलर व्हाइट होगा, सही है। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल क्या होगी, डोमिनेंट, ठीक है। और कैसे डोमिनेंट है, ये हाइब्रिड डोमिनेंट है, सही है। एक है Y प्लस W प्लस और एक है सिर्फ Y और W, सही है। एक है Y और W, सिंपल सी बात है, सही है। अब देखो, अब अगर मैं इसको क्रॉस करूं, ठीक है, अब ये दोनों अगर क्रॉस होंगी तो क्या क्या फॉर्म होगा, सेम टू सेम चीज वही करना है। ये इसके साथ भी क्रॉस हो सकता है और ये इसके साथ भी क्रॉस हो सकता है। तो पहले हम लोग ये वाली पॉसिबिलिटी रखते हैं। अगर ये वाला इसके साथ क्रॉस हुआ तो क्या बनेगा, दो एक्स क्रोमोसोम आ जाएंगे, इसका एक्स क्रोमोसोम, इसका एक्स क्रोमोसोम, दोनों एक्स क्रोमोसोम आ जाएंगे, ठीक है। यहां पे क्या है, Y प्लस W प्लस, और यहां पे क्या है, Y और W, सही है। यहां पे क्या था, Y प्लस W प्लस, यहां पे क्या था, Y प्लस W। मतलब ये जो फीमेल है भैया, ये डोमिनेंट फीमेल हो गई। उसके बाद ये ऊपर वाला इस नीचे वाले के साथ भी प्रोजेनी फॉर्म कर सकता है। तो यहां पे देखो, यहां नीचे बना लेता हूं, दोनों क्या है, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। दोनों क्या है, एक्स क्रोमोसोम। ये भी क्या है, डोमिनेंट, ये YW, और ये भी क्या है, डोमिनेंट, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, Y और W। मतलब अब जो फीमेल आई, ठीक है, अब जो फीमेल आई है, इट इज द रिसेसिव फीमेल। ये फीमेल क्या हो गई, रिसेसिव फीमेल, सही है। अब नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, अपना Y क्रोमोसोम की बात करूं, तो Y क्रोमोसोम में क्या होगा, ये वाला इसके साथ प्रोजेनी फॉर्म कर सकता है और ये वाला इसके साथ भी प्रोजेनी फॉर्म कर सकता है। चांसेस दोनों के साथ होते हैं, ठीक है, कोई भी फॉर्म हो, लेकिन चांसेस दोनों के साथ होते हैं कि ये भी आगे चल के फॉर्म कर ले, ये भी आगे चल के फॉर्म कर ले, सही है। तो अगर ये इसके साथ फॉर्म करेगा तो क्या बनेगा, देखो, Y प्लस W प्लस, ठीक है, और यहां पे एक आपका Y क्रोमोसोम, सही है। और अगर ये इसके साथ फॉर्म करेगा तो सिंपल सा Y W, और ये आपका क्या हो जाएगा, इट इज द Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम के ऊपर कोई भी कैरेक्टर देखने के लिए नहीं मिलते। अब हम लोग यहां पे देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो अब जनरेशन मिली है, दिस इज द F2 जनरेशन, और इस F2 जनरेशन में हम लोग ये देख सकते हैं कि हमको चारों टाइप की प्रोजेनी मिली है। मतलब हम लोग को अपना डोमिनेंट फीमेल भी मिली है, रिसेसिव फीमेल भी मिली है, डोमिनेंट मेल भी मिला है और रिसेसिव मेल भी मिला है, सही है। मतलब हम लोग को चारों टाइप की प्रोजेनी मिली है और इसी प्रोजेनी को हम लोग बच्चों पेरेंटियल टाइप कहते हैं, ठीक है। इसी प्रोजेनी को हम लोग पेरेंटियल टाइप कहते हैं। पेरेंटियल टाइप मतलब क्या है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पेरेंटियल टाइप मतलब क्या। देखो, पेरेंटियल टाइप का मतलब है कि जितने भी क्रोमोसोम्स है वो पेरेंट से रिजेंबल करते हैं, ठीक है। उनका सेम टू सेम जो स्ट्रक्चर है वो पेरेंट की तरह है। देखो यहाँ पे पेरेंट कौन थे हमारे, दीज आर आवर पेरेंट। तो पेरेंट के पास ऐसा एक्स क्रोमोसोम था जिसपे Y प्लस W प्लस साथ में है। तो यहां पे भी देखो ऐसा क्रोमोसोम है हमारे पास जिसपे Y प्लस और W प्लस साथ में, सही है। अगर यहां पे आ जाओ, अगर ऐसे भी थे हमारे पास जिसके पास सिर्फ Y और W थे, सही है, सिर्फ Y और W थे, मतलब दोनों रिसेसिव कैरेक्टर थे, तो इसमें भी है हमारे पास जिसके पास सिर्फ Y और W है। मतलब यहां पे जो क्रोमोसोम्स हमको मिले हैं, ठीक है, यहां पे जो क्रोमोसोम्स हमको मिले हैं, दीज आर द पेरेंटियल टाइप। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम पेरेंटियल टाइप है, सही है। अब टीएच मॉर्गन ने एक और चीज कही कि यहां पे क्रॉसिंग ओवर भी तो हो सकती है, ठीक है, यहां पे क्रॉसिंग ओवर भी हो सकती है। मतलब दो क्रोमोसोम एक दूसरे को क्रॉस करके अपने कुछ जीन यहां से वहां डाल सकते हैं, सही है। तो देखो, क्रॉसिंग ओवर हमेशा इस फीमेल के गैमेट पे होगी, ठीक है, क्योंकि मेल गैमेट पे क्रॉसिंग ओवर हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यहां पे एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। उल्टा लिख दिया, अजीब लिख दिया हाथ से। एक आपका एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम पे कभी भी क्रॉसिंग ओवर देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में एज कंपेयर टू वाई क्रोमोसोम। इसीलिए क्रॉसिंग ओवर हमेशा कहां मिलेगी, इस वाले क्रोमोसोम पे ही मिलेगी, सॉरी फीमेल के अंदर ही मिलेगी, सही है। तो क्रॉसिंग ओवर कैसे होगी, देखो क्रॉसिंग ओवर कैसे होगी, देखो फॉर एग्जाम्पल ये दोनों मैंने क्रोमोसोम बना दिए, सही है। अब यहां पे है वाई प्लस, यहां पे है डब्ल्यू प्लस, यहां पे है सिर्फ Y और यहां पे है सिर्फ W, सही है। तो अगर क्रॉसिंग ओवर हुई तो मान लो ये वाला जो जीन है वो यहां चला गया और ये वाला जो जीन है वो यहां चला गया। मतलब यहां से जो जीन बने, यहां जो जीन बने ऐसे क्रोमोसोम बने, मतलब यहां पे आ जाएगा Y प्लस और यहां पे आ जाएगा W,
देख रहे हो, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म होगा, मतलब जिसके पास ये वाला गैमेट होगा, उसकी जो बॉडी होगी इट इज अ ब्राउन बॉडी बट व्हाइट कलर की आई, ठीक है। उनकी आंखें कैसी हो जाएंगी, व्हाइट कलर की, बट उनकी बॉडी ब्राउन कलर की होगी। एक डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया, और ये वाला जो है इस पे सिर्फ रहेगा वाई, पर यहां पे आज क्या आ जाएगा W प्लस, मतलब इसकी आंखें क्या हो जाएंगी रेड कलर की, बट इसकी बॉडी येलो हो जाएगी। समझ रहे हो, ये हुआ क्रॉसिंग ओवर। ये किसका नतीजा है बच्चों, क्रॉसिंग ओवर। तो इसको अलग से करके देखते हैं हम लोग, आ जाओ इसको अलग से करके देखते हैं। मतलब अगर हम लोग क्रॉसिंग ओवर करें, एक सेकेंड, अगर हम लोग क्रॉसिंग ओवर करें, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर के होने के बाद जो हमारे फीमेल गैमेट थे वो कैसे हो जाएंगे, मेल गैमेट तो वैसे ही रहेंगे। देखो मेल गैमेट में कोई असर नहीं होने वाला, मेल गैमेट भैया वैसे ही रहेंगे, क्योंकि मेल गैमेट में कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई क्रोमोसोम है। इन दोनों के अंदर क्रॉसिंग ओवर देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्रॉसिंग ओवर सिर्फ और सिर्फ सेम टाइप के क्रोमोसोम में देखने के लिए मिलेगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा वाई प्लस, बट इट इज ओनली डब्ल्यू, और ये क्या हो जाएगा वाई एंड इट इज द W प्लस। मतलब कुछ क्रॉसिंग ओवर होने के बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। तो अब हम मॉर्गन ने क्या बोला कि यार क्रॉसिंग होने के बाद इसका रिजल्ट देखते हैं हम लोग कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। चलो इसका रिजल्ट इसको क्रॉस करने के बाद हम लोग देखते हैं। तो यहां से भी दो पॉसिबिलिटी है भैया, सेम टू सेम, ये इसके साथ क्रॉस कर सकता है और ये इसके साथ क्रॉस कर सकता है। देखो कैसा होगा, अगर ये ऊपर वाले के साथ क्रॉस किया तो सबसे पहले क्या है इसके पास Y प्लस एंड W, सही है। और इसके पास क्या है, सॉरी अलग से बनाते हैं, इसके पास क्या है Y और W। मतलब ये जो फीमेल बनेगी इसका सिर्फ बॉडी का कलर ब्राउन होगा, मतलब एक ही डोमिनेंट कैरेक्टर है, बाकी दूसरा डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं होगा। और दूसरा देखो, अगर ये वाला इस नीचे के साथ किया तो यहां पे क्या आ जाएगा नॉर्मल Y, बट यहां पे क्या है W प्लस, यहां पे क्या है W प्लस, सही है। देखो इन चीजों को ना आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से समझेगा आपको, ठीक है। जितना आप अपने बुक में इस चीज को प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को समझेगा। तो देखो सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट, तो ध्यान से देखो सब समझ में आएगा, एकदम ईजी है, कुछ भी नहीं है। देखो ये Y और W वाला है, ठीक है। अगर ये इसके साथ ये Y और W प्लस वाले के साथ फॉर्म करेगा, गैमेट फॉर्म करेगा, तो कुछ नहीं, ये आ गया Y और W प्लस, और ये वाला आपका Y और ये हो गया आपका W, सही है। ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर चला गया। ये क्या बन गई आपकी दो प्रकार की फीमेल बन गई, सही है। ये क्या बन गई आपकी दो प्रकार की फीमेल्स बन गई। ये ऊपर वाली ऐसी फीमेल, देखो ये अलग है, ये ऐसी फीमेल है जिसका सिर्फ बॉडी का कलर ब्राउन है, बाकी सब रिसेसिव कैरेक्टर है इसके पास, सही है। मतलब इसका आंखों का जो कलर है वो व्हाइट है, और ये जो है इसके आंखों का कलर रेड है, बट इसके बॉडी का कलर क्या है येलो। समझ में आ रही बात। तो ये हो गई बात अपने फीमेल्स की। अगर मेल की बात करें, मतलब वाई क्रोमोसोम की बात करें, तो ये बच्चों इसके साथ भी फर्टिलाइज हो सकता है और ये इसके साथ भी फर्टिलाइज हो सकता है। सिंपल सी बात है ना। तो अगर ये इस ऊपर वाले के साथ फर्टिलाइज होगा तो देखो क्या होगा, ये अपना Y प्लस W इसका, और यहां पे क्या आ जाएगा अपना Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम पे कोई भी कैरेक्टर नहीं होते। और सिमिलर अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा, यहां पे क्या आ जाएगा Y, और यहां पे क्या आ जाएगा W प्लस, और यहां पे क्या आ जाएगा अपना Y क्रोमोसोम, सही है। तो ये जो जनरेशन हुई ये हमको कैसे मिली, क्रॉसिंग ओवर करने के बाद, ठीक है। ये जो जनरेशन है ये हमको कैसे मिली बच्चों, क्रॉसिंग ओवर करने के बाद। इसीलिए इस जनरेशन को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप, ठीक है। इस जनरेशन को हम लोग कहते हैं इट इज द रिकॉम्बिनेंट टाइप। रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर को हम लोग रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, सही है। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या, वापस कंबाइन हो जाना, इधर के कुछ जीन इधर चले गए, इधर के कुछ जीन इधर चले गए, तो रिकॉम्बिनेशन हो गया ना। समझ में आ रही बात। तो ये जो जनरेशन है ये रिकॉम्बिनेशन से बनी हुई है, हेंस इट इज अ रिकॉम्बिनेंट टाइप, सही है। यहां पे जो जीन है, देखो यहां पे जो जीन है ये इसके पेरेंट से रिजेंबल नहीं करते। पेरेंट में क्या थे, W प्लस और Y प्लस और W प्लस थे, सही है। लेकिन इसके पास है क्या Y प्लस W प्लस, नहीं, इसके पास सिर्फ Y प्लस है, लेकिन W तो सुना है, W तो रिसेसिव आ गया, सही है। इतना समझ में आया। तो ये जो ये हो गई, ये जो टाइप जनरेशन हो गई, इट इज द रिकॉम्बिनेंट टाइप जनरेशन। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, सो दिस जनरेशन इज द पैरेंटियल जनरेशन। क्यों, क्योंकि इसके जो क्रोमोसोम्स है वो सेम टू सेम पैरेंट की तरह दिखते हैं, सेम टू सेम पैरेंट की तरह दिखते हैं, सही है। अब इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेंडल बोल रहा हूं, मॉर्गन को क्या लगा, ठीक है, बार बार मेंडल निकल जा रहा है। मॉर्गन को क्या लगा कि भैया पैरेंटियल टाइप और रिकॉम्बिनेंट टाइप होने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, दोनों 50-50% है। मतलब 50-50% की पॉसिबिलिटी है, चाहे आप पैरेंटियल टाइप कर लो या फिर
रिकॉम्बिनेंट टाइप कर लो, सही है। दोनों की पॉसिबिलिटी क्या है, 50-50% की हो सकती है, क्योंकि यहां पे क्या लग रहा है भैया, मेंडल का थर्ड लॉ लग रहा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लगना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जब उन्होंने एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया, देखो यहां पे मैंने चार्ट लाया, आपके टेक्स्ट बुक में ये चार्ट है, सही है। तो जब उन्होंने एक्चुअल में ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, देखो सिर्फ अभी तक हम लोग ने सिर्फ इतना पढ़ा है, इतना 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 पढ़ा है, सही है। तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, तब उनको पता चला कि यार जो पेरेंटियल टाइप था वो तो बना 98.7%, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं, जो पेरेंटियल टाइप था वो बना 98.7%, सही है। और जो रिकॉम्बिनेंट था वो बना सिर्फ और सिर्फ 1.3%। ऐसा कैसे हो गया भाई? मेंडल ने तो कहा था कि दोनों की संभावना 50-50% है, सही है, 50-50% है कि रिकॉम्बिनेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ, सही है। यहां पे पेरेंटियल टाइप कितनी बनी, 98.7% बन गए, परसेंट बन गए, और अपने रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने बने, सिर्फ 1.3% बन गए। तो यहां से हमको ये पता चला, यहां से एक नई चीज निकली, जिसे हम लोग ने कहा, जिसको हम लोग ने नाम दिया लिंकेज, ठीक है, जिसे हम लोग ने नाम दिया लिंकेज। और अभी हम लोग ने वही पढ़ा। इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों जीन थे, यानी Y+ वाले और W+ वाले, ये जो दोनों जीन थे, या फिर YW बोल लो, ठीक है, ये जो दोनों जीन थे ये दोनों पास पास में प्रेजेंट थे बच्चों, ठीक है, एक दूसरे के करीब करीब प्रेजेंट है, इसीलिए रिकॉम्बिनेशन इनके अंदर होने की चांसेस बहुत ही कम थी। और अगर रिकॉम्बिनेशन होता भी था ना, तो ये दोनों जीन एक दूसरे के साथ उठ के दूसरी जगह जाते थे। समझ में आ रही बात? ये दोनों जीन एक साथ ही रहते थे, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम था, हेंस दे हैव अ वेरी गुड लिंक्ड जीन। ये बहुत ही अच्छे लिंक्ड जीन थे। समझ में आ रही बात? ये एक जगह से दूसरी जगह दोनों साथ साथ में जाते थे मोस्टली, इसलिए इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो गई। समझ में आई बात? इसीलिए जो ज्यादा जनरेशन मिली वो साथ साथ वाली जनरेशन थी, मतलब Y+ W+ वाली साथ में जो जनरेशन थी वो हम लोग को 98.7% मिली, ठीक है। कितनी? 98.7% हम लोग को ये वाली जनरेशन मिली, सही है। इसी के बाद उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बोला यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने वापस डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, किसके साथ? उन्होंने आई के कलर को लेके, ठीक है, एक उन्होंने कैरेक्टर लिया आई का कलर, और एक उन्होंने लिया विंग की साइज, ठीक है। अब आई का कलर में कौन कौन से है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, एक रेड है और एक आपके व्हाइट है, सही है। और एक रिंग में क्या है, विंग में क्या है, लार्ज और मिनिएचर, सही है। इसमें से रेड के इट्स द डोमिनेंट और W इज द रिसेसिव, तो इसको हम लोग W से दिखाएंगे, इसको W+ से दिखाएंगे। वैसे ही लार्ज में ये क्या है, M, और ये क्या हो जाएगा, M+। तो इन्होंने इन दो कैरेक्टर को लेके सेम पूरा एक्सपेरिमेंट किया जो अभी तक हम लोग ने किया है ना, कि सबसे पहले मेल जो डोमिनेंट थे और फीमेल रिसेसिव थे उनको क्रॉस किया, सही है। फिर F1 जनरेशन आई, फिर F1 जनरेशन को वापस क्रॉस किया, तो जो 4 हम लोग को बच्चे मिले, 4 जनरेशन मिली, इट इज द पेरेंटियल टाइप। फिर उसी चीज को उन्होंने रिकॉम्बिनेशन करके देखा, तो वो जनरेशन आई, वो इट इज द रिकॉम्बिनेंट टाइप। जब वहां पे उन्होंने वापस सेम एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया, तो उस टाइम पे जो उनको परसेंटेज मिले ना बच्चों, वो थे पेरेंटियल टाइप को मिले बच्चों 62.8%। कितने मिले? 62.8% पेरेंटियल टाइप के, और रिकॉम्बिनेंट टाइप के मिले 37.2%। समझ में आ रही बात? तो यहां पे भी मामला 50-50% का नहीं है, लेकिन उनको यहां से एक चीज पता चली। देखो एक चीज उन्होंने ध्यान दिया कि बच्चों ये जो दोनों जीन थे, मतलब आई का कलर और बॉडी का कलर, ये दोनों जीन थोड़े ज्यादा पास में प्रेजेंट थे, इसीलिए इनका जो पेरेंटल टाइप था वो ज्यादा आया। ये जो जीन थे ये थोड़े थोड़े दूर प्रेजेंट थे, ठीक है, थोड़े दूर प्रेजेंट थे, इसलिए इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बढ़ गई, और यहां पे क्या आ गया, जो पेरेंटल टाइप था थोड़ा सा कम आया एज कंपेयर टू दिस। समझ में आ रही बात? तो यहां से इन्होंने कुछ कंक्लूड किया बच्चों, यहां से इन्होंने एक चीज हमको बताई, ध्यान से देखो, यहां से हम लोग को इन्होंने एक चीज बताई कि जो लिंकेज है, ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर मतलब जितना ज्यादा लिंकेज होगा उतनी कम क्रॉसिंग ओवर होने की पॉसिबिलिटी है, और जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होने की पॉसिबिलिटी है उतना कम लिंकेज होगा। समझ में आ रही बात? सही समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये एक इन्होंने चीज बताई इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू
हमको ये भी पता चल सकता है कि कौन सा जीन किसके पास प्रेजेंट है, कौन से जीन कैसे कैसे लाइन में प्रेजेंट है। एक्चुअल में हुआ ये था, टीएच मॉर्गन के जो स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट थे उनके, उन्होंने आगे चल के, उन स्टूडेंट ने आगे चल के पूरी की पूरी डीएनए की सीक्वेंस बता दी कि इसके बाद ये प्रेजेंट है, इसके बाद ये प्रेजेंट है, इसके बाद ये प्रेजेंट है। उन्होंने पूरा सीक्वेंस बता दिया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। समझ में आ रही बात? तो कितनी अच्छी चीज हो गई, कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट था। सो आई होप आप लोग को ये पूरा एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही मजा आया होगा मेरे साथ पढ़ने में, ठीक है। और आपका जो डाउट होता है, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है ये एक्सपेरिमेंट में, वो डाउट क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार वापस देख लो 1.5 2x की स्पीड में, मैं बोलता हूं क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखोगे, मैंने एकदम इजीली सब कुछ पढ़ाया है। कोई भी डाउट हो मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, मुझे मैसेज करो, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी मैंने आपको पहले ही दिया था, दिस इज द आईडी, ठीक है। कोई भी डाउट है वहां पे आओ, मुझे मैसेज करो, आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे आ रहे हो तो फॉलो भी कर सकते हो, अगर कोई आपको फीडबैक देना तो वो भी आप वहां पे आके दे सकते हो, सही है। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर नंबर 5 पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, हमें अच्छा लगता है, हमारे लिए मोटिवेशन है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। और अगले आने वाले लेक्चर्स के लिए वो लेक्चर्स आपको मिलते रहे, इसलिए जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑल पे सेट कर देना। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक को डिस्कस करते हुए, इसके अगले टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।